जय हिंद, दिस इज अंकित गौतम एंड यू आर वाचिंग डेल्टा डिफेंस एकेडमी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पीछे कि रोड मैप टू अटेम्प्टिंग इंग्लिश ग्रामर इन डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम्स। इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, तो मैं ये बात ही क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम द फैकल्टी दैट टेक्स इंग्लिश हियर एट डेल्टा डिफेंस एकेडमी एंड ये चीज जो है ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको ये समझने में कि पेपर का जो सेग्रीगेशन होता है, डिफरेंट टॉपिक्स का जो सेग्रीगेशन होता है, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, वो किस तरह से होता है, कौन से टॉपिक्स को वेटेज बहुत ज्यादा मिलता है और कौन से टॉपिक्स छोड़ने लायक हैं अगर समय नहीं है तो जैसे इस बार का अगर पेपर देखे जो आया था, इसमें 10 एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स, 10 idioms एंड phrases जो था मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एनडीए की, सीडीएस की बात नहीं कर रहा हूं अभी। तो बेसिकली ये जो 30 क्वेश्चंस है, इनमें कोई ग्रामर का रोल तो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो रोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर हियर। लेकिन जो बाकी 2 और सेक्शंस बच गए, एक जम्बल्ड और दूसरा था स्पॉट द एरर। तो स्पॉट द एरर में तो पूरा सिर्फ और सिर्फ ग्रामर का ही रोल है। कभी कभी वोकैब का भी रोल हो सकता है, लेकिन वो मिनिमम होता है, उसमें मिनिमम रोल ऑफ वोकैबुलरी यहाँ पे। तो फिर सवाल ये कि मैं किस तरह से इसका स्ट्रेटेजाइज करूंगा आपके लिए कि आपका पेपर बिल्कुल ही एक तरीके से इट गोज लाइक हाउ अ हॉट नाइफ गोज थ्रू द बटर, तो उस तरह से होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो देखिए जैसे मैंने अभी कहा कि 10 तो सिनोनिम्स आते ही आते हैं, 10 एंटोनिम्स आते ही है और 10 इडियम्स तो आते ही है। और मुझे नहीं लगता कोई और टीचर ये बोलता होगा, और अगर बोलते भी होंगे तो उनका बेसिस या उनके पीछे उसका फोर्स क्या है, मैं आपके सामने ओपनली अपना सोर्स भी डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये जो 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स है, इनका 10 सिनोनिम्स और एंटोनिम का कोई तोड़ नहीं। मेरा मतलब ये कि जो सिनोनिम्स या जो वर्ड्स मैं यहाँ क्लास में कराता हूँ और जो मैं आपको कराऊंगा, लाइव बोल रहा हूँ, दैट मीन्स लाइव का मतलब है यूट्यूब पे बोल रहा हूँ और ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। तो ये जो मैं क्लास में कराता हूँ, इससे बाहर एक शब्द ना तो आया है और ना ही कभी आएगा, और हर बार ये चेंज होते रहते हैं। तो जैसे पेपर चेंज होता है, मेरे वर्ड्स भी हर साल चेंज हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि मेरे पास 500 वर्ड्स रखे हैं और मैं उन 500 वर्ड्स को आपको हाथ में देता हूं कि ये पकड़ लो और इनको 500 को आप कर लो, नहीं। मैं खुद सिनोनिम्स बताता हूँ, खुद एंटोनिम्स बताता हूँ और सिर्फ वही बताता हूँ सिलेक्टिव। अगर आपके एग्जाम में 20 आने हैं तो 50 बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अब आपका बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि सर ऐसा क्या है, ऐसे कैसे, आपको कैसे पता? तो ये मत पूछना, बस इतना मैं बता देता हूँ कि ये मैं बताता कहाँ से हूँ और इसका सोर्स क्या है। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स सिर्फ वही पूछे जाते हैं आपसे जो आपने अपने पिछले 12 साल में पढ़े हैं, यानी कि स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है। और हमें लगता है कि पता नहीं कहां से आ रहा है, लेकिन ये सब के सब वर्ड्स वही पूछे जाते हैं जो आप स्कूल टाइम या स्कूल लाइफ में पढ़ चुके हो। लेकिन क्योंकि एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि उसको सिखाने पे जोर नहीं दिया जाता है, दे स्ट्रेस मोर ऑन रोट लर्निंग। सिर्फ और सिर्फ याद करो, एग्जाम पास करो, एक क्लास आगे जाओ और पीछे क्लास का सब कुछ भूल जाओ। इसीलिए जैसे ही 12th पास होती है, हमें लगता है हमने कुछ करा ही नहीं, और फिर हम शुरू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू करते हैं। और यही रीजन है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मुझे अपने, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स इस प्रोफेशन में आ गया हूं, तो मुझे अपने जो कुछ भी मैंने स्कूल लाइफ में, जब मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट की, जो कुछ भी पढ़ा है,
वो सब यहाँ पे स्टोर्ड है। और वर्ड्स के साथ मेरा कुछ ऐसा रिलेशन है कि वर्ड्स तो ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं मेरे, और मैं जब कराता हूं तो सिर्फ ये नहीं कि सिनोनिम बता दिया, उसका एंटोनिम बता दिया, लो घर जाओ, नहीं, मैं उसके वेरियस, क्योंकि एक शब्द का सिर्फ एक ही यूज हो ये जरूरी नहीं, एक शब्द ही अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग भी देता है। तो अगर एक वर्ड के 5 मीनिंग्स हैं अलग अलग, तो मैं उन 5 मीनिंग्स को बताऊंगा, प्लस उनका सेंटेंसेस में यूज बताऊंगा आपको। मैं सिर्फ एग्जाम क्रैक नहीं करवा रहा हूं, मैं आपकी पर्सनैलिटी एनहेंस करवा रहा हूं, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज नॉट जस्ट अनदर सब्जेक्ट, इट इज अ लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज इज अ वे ऑफ लाइफ। हाउ डू यू मास्टर अ लैंग्वेज? बाय रिपीटेडली यूजिंग इट, just like how you sharpen a knife, by repeatedly using it, by repeatedly rubbing it, ठीक है ना। तो इंग्लिश या कोई भी भाषा ऐसी ही होती है। तो मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम्स के तो मैं ऑफ कोर्स बोल चुका हूं, अब ये सेव हो चुका है पोस्टेरिटी के लिए, कि मेरे से बाहर एक भी शब्द नहीं आएगा, यहां तक कि ऑप्शन में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ जो चारों ऑप्शन होंगे ना वो भी मेरे ही होंगे और आप उसमें क्लियरली बता पाओगे कि ठीक है। और इडियम्स, इडियम्स किताबों में जो स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम्स की होती है, आप देख ही चुके होगे इस बार, और हर बार आप देखते ही होगे कि उनमें से कुछ नहीं आता इडियम्स वगैरह, वो हमेशा नए ही आ जाते हैं। लेकिन जो मैं कराऊंगा उसके लिए कुछ भी नया नहीं होगा, क्योंकि इडियम्स भी मेरे ही आते हैं, चाहे वो इस बार का लो ब्रो हो या 40 विंग्स हो, कुछ नहीं, सब कुछ अपना, सब कुछ अपना इधर। और इस बार बदल गए इडियम्स, तो इस बार मेरे भी दिए हुए इडियम्स बदल गए। इस बार जो मैं क्लासेस में दे रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है, और स्टूडेंट्स अपने आप जब एग्जाम होगा तो उनको ये खुद बोलेंगे कि सबके सब वही आए, ठीक है। ये बात तो थी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स की। अब बचता है ग्रामर सेक्शन। तो जैसा कि इस बार आपने पेपर में देखा कि 10 के 10 पूरे 10 सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आए एरर्स वो। और यहां इतना ही नहीं, इस बार तो यूपीएससी ने इग्नोर कर दिए और छोटे छोटे एरर्स। जैसे कैसे छोटे एरर्स? तो वो ऐसे एरर्स जैसे एज यू, एक सेंटेंस था एग्जाम में जो एज यू से एंड हो रहा था, बट रूल तो ये कहता है कि अगर एज है तो एज विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ क्लॉज, लेकिन यहां तो क्लॉज नहीं है, यहां तो क्लॉज नहीं है, यहां तो एक प्रोनाउन है। इसका मतलब ये यूपीएससी इज गिविंग अस अ क्लियर इंडिकेशन दैट it is not conducting its exam on the principle of rote learning. That means उसको rote learning नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक आपकी लैंग्वेज की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग देखनी है कि आप कुछ ब्रॉड चीजें जानते हो, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, बस। तो इन चीजों को मैं अपनी क्लास में हर दिन कराता हूँ और हर दिन कराऊंगा। आने वाली क्लासेस में हम हर दिन सिर्फ रूल्स नहीं रटेंगे, हम कुछ लैंग्वेज की जो मेजर निटिग्रिटीज है उनको देखेंगे, और उनको देखेंगे, हर दिन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा जो लैंग्वेज पे पकड़ है। पेपर कब निकलेगा? पेपर इंग्लिश का अच्छा कब होगा? जब हमारी इस पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। और तो क्या हमें पेपर निकालने पे फोकस करना है या हमें उस सब्जेक्ट पे या इस लैंग्वेज पे कमांड करने पे फोकस करना है? तो आंसर है हमें लैंग्वेज पे कमांड करने पे फोकस करना है, और पेपर निकलना तो सिर्फ इस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होगा, करेक्ट। तो हमें, और बस इतना ही मैं करूंगा, मैं जब इंग्लिश पढ़ाता हूँ क्लास में और जब पढ़ाऊंगा तो मेरा फोकस सिर्फ एग्जाम पे नहीं होता है, मेरा फोकस होता है उस लैंग्वेज को आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनाना। और एक बार अगर लैंग्वेज पर्सनालिटी का पार्ट बन गई तो फिर ये जो छोटी मोटी गलतियां आती रहती है ये ऑटोमेटिकली अपने आप मिटिगेट हो जाएंगी, अपने आप एलिविएट हो जाएंगी, करेक्ट। तो ये तो था एक बहुत ही ब्रॉड। अब बात करता हूँ बहुत ही शॉर्ट में सीडीएस के बारे में।
CDS का ऑफ कोर्स लेवल थोड़ा सा हाई होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा ही होते हैं, ठीक है, 120 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन भी उसका पार्ट होता है, ठीक है, जो कि एनडीए में नहीं होता। तो उसके लिए आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, और इसलिए मैं अपनी क्लासेस में और यहाँ पे भी मैं आपको कोई कुछ पैराज और कुछ क्लासिक रीडिंग्स मैं खुद करवाता हूँ, और अपने हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को तो मैं स्पेशली उनको मैं रीडिंग्स करवाता हूँ। ग्रामर कुछ भी शुरू करने से पहले मैं उनसे एटलीस्ट 3 किताबें खत्म करवाता हूँ, 3 किताबें सिर्फ और सिर्फ रीडिंग, ताकि एक लैंग्वेज के साथ उनका एक इंट्रो हो जाए, कि पहचानने लग जाए शब्दों को, साउंड्स को पहचानने लग जाए। जब तक ये नहीं होता तब तक ग्रामर के रूल्स सिर्फ वैसे ही होते हैं जैसे बाकी चीजें लिखी हैं किताब में, वैसे वो अब भी दिमाग में लिखे हैं, और अगर लिख वैसे दिमाग में तो लिख नहीं सकते, निकल जाते हैं बार बार रटने के बाद। तो उसमें ग्रामर पे ज्यादा फोकस होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है एनडीए में, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाते हैं कि वो अंडरलाइन करके पूछ लेता है कि बताओ ये वाला वर्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि अमित is curry favoring with his boss। ये आपके सामने एक सेंटेंस है और सीडीएस में इस तरह से आ जाता है कि अमित इज करी फेवरिंग विद हिज बॉस। अब वो सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा कि आप तो मुझे इतना बता दो कि यो विद क्या है, ठीक है। तो ये तो एनडीए में ऐसा नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा ना सीडीएस को ही टफ कर देता है। तो इसलिए सीडीएस वालों से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको हर शब्द अगर सेंटेंस में लिखा है, अगर 10 शब्द है तो वो क्लियरली 10 शब्दों को ये बताने में सक्षम होने चाहिए कि ओके अमित is a noun, it is also the subject, to this verb is, and to curry favor with, ये be है, is be है, be curry favoring with, और to curry favor with somebody ये एक idiom है, ठीक, और his possessive adjective है, और boss यहाँ पे एक prepositional object है with का, ठीक। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन, तो इसलिए और ये इसी चीज का सॉल्यूशन मैं कैसे करता हूं, मैं आपको हर क्लास में हर सेंटेंस में, चाहे टॉपिक बिगिनिंग से शुरू हो रहा हो, चाहे हम एंड चाहे कुछ रीड कर रहे हो या कॉम्प्रिहेंशन, हर लाइन में मैं हर बार आपको बताऊंगा दिस इज दैट, और सिर्फ इतना ही नहीं कि दिस इज दिस, व्हाई, रीजन ज्यादा जरूरी है, ऐसे तो तुक्का भी लग सकता है। तो आई tell you why a particular word is something and why not something else. So this was the broad overview of how to go about solving the English question paper for these exams. और अब हम अगली क्लास में जो कुछ मैंने अभी तक कहा है उसको मैं शुरू करूंगा, और शुरू से बिल्कुल बेसिक से। और आज के लिए इतना ही। दिस इज अंकित साइनिंग ऑफ। जय हिंद।